सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। आज हम कहानी देख रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी कानों में कंगना। 1913 की ये कहानी है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये कहानी है और इनको राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी कहा जाता है। इनकी ये कहानी है। इसी कहानी का हम विश्लेषण देखते हैं। तो ये जो कहानी है कानों में कंगना, ये भारतीय जीवन पद्धति में दाम्पत्य पवित्र और सशक्त मेरुदंड है। यानी कि जो दाम्पत्य जीवन है वो पवित्र है और सशक्त मेरुदंड है भारतीय जीवन पद्धति का, जिससे निकलकर क्षणिक सुख तो मिल सकता है और ये जो सुख है ये दीर्घकालिक नहीं हो सकता। किरण जो इसमें पात्र है, जो नायिका है, प्रकृति की निर्मुक्त गोद से संसार के जटिल जाल में बंधती है। एकदम स्वच्छंद लड़की होती है और वो क्या करती है, बंधन में बन जाती है सांसारिक जीवन में, यानी कि वो विवाह उसका हो जाता है। अलौकिक भोलापन और निसर्ग उच्छ्वास वाली किरण जब दाम्पत्य के सांचे में एक नए रूप में उपस्थित होती है तब उसका एक अलग सा सौंदर्य सामने आता है। वो अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देती है और ऐसे कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाता है कि कैसी वो थी और कैसी हो गई। और वास्तव में आज के समाज में या कभी से भी देखा जाए, नारी एकदम अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर देती है एक रिश्ते के लिए। उसका हृदय प्रसन्न और संतुष्ट है, अतः बाहरी चेष्टाओं पर भी उसका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन उसको बंधन पास में बांधने वाला स्वयं उससे बंधकर नहीं रह पाता। यही विद्रुपता है। उसकी आंखें तब खुलती है जब सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। जब जो किरण है उसकी मृत्यु हो चुकी है तब उसको आंखें खुलती है। समाज में ऐसे तत्व सदैव अपनी चालबाजियां दिखाते रहते हैं जिनसे किसी और का घर परिवार खत्म हो जाता है। आधुनिक समाज की भी यही बड़ी समस्या है कि दाम्पत्य वाला आधार कमज़ोर होता जा रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पुरुष जिम्मेदार है तो कहीं कहीं स्त्री भी जिम्मेदार है, परंतु नुकसान दोनों का ही है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कानों में कंगना, सबसे पहले राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 10 सितंबर 1890 में शाहाबाद बिहार में हुआ था। सूर्यपुर जो स्थान है वहाँ पर। निधन इनका 24 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के पिता हैं राजेश्वरी सिंह प्यारे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई थी। 1907 में आरा स्कूल में ये पढ़े थे। 1909 से 10 में ये सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से इन्होंने एफए किया था। 1912 ईस्वी में ये प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए कर लिया था और 1914 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इन्होंने कर लिया था इतिहास से। उपाधि अगर इन्हें देखा जाए तो राजा की उपाधि इन्हें मिली है। साथ ही साथ इन्हें CIE की उपाधि जो है अंग्रेजों ने दी है, ये मिली है। कथा साहित्य का शैली सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। कथा साहित्य का क्या शैली सम्राट किसे कहा जाता है, तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को कहा जाता है कथा साहित्य का शैली सम्राट। पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं, 1962 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान मिला है। 1969 ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 1969 ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन्होंने की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। 1970 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की थी। कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, इन्होंने सभी प्रकार की रचनाओं में कहीं ना कहीं रचनाएं की है। और अगर देखा जाए इनकी जो रचनाएं हैं उपन्यास में अगर देखा जाए तो कौन सा है, राम रहीम, पूरब और पश्चिम, गांधी टोपी, बिखरे मोती, ये कहानी है इनकी। धर्म की धुरी, अपना पराया, ये नाटक इनके हैं। और भी इनकी काफ़ी रचनाएं हैं वो भी इनकी हैं, ठीक है, जिसमें सूरदास, संस्कार भी है इनके कहानी संग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रचनाएं तो इन्होंने सभी विधाओं में की पर मूल रूप से इन्हें कथाकार ही माना जाता है। गांधी के आदर्शों और विचारों से इनका गहरा लगाव था, पर दुख कातरता उनकी कहानियों का प्राण तत्व है। इनकी कहानियों में सामाजिक जीवन का सच प्रभावी शिल्प और सहज भाषा में उकेरा गया है। प्रभावी शिल्प और सहज भाषा में उकेरा गया है क्या है, सामाजिक जीवन का सच।
इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह अगर देखा जाए तो कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी और धर्मधुरी, ये इनके कहानी संग्रह है। कुसुमांजलि, अपना पराया और गांधी टोपी। ठीक। कानों में कंगना जो कहानी है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। इनकी जो कहानी है, तो ये जो कहानी है 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। कहानी का प्रारंभ वार्तालाप शैली में होता है। शुरुआत में वार्तालाप देखने को मिलती है किरण और नरेंद्र का। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथानक कहानी इसको कह सकते हैं। मैं, यानी कि अगर देखा जाए मैं रूप में ये लिख रहा है, और मैं रूप के साथ साथ ये लेखक के जैसा यहाँ पर प्रतीत होता है जो नायक है। इस कहानी में सौंदर्य वर्णन में निबंधात्मकता की झलक दिखती है। जहाँ जहाँ पर भी जो सौंदर्य वर्णन किया गया है, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया है, तो निबंधात्मकता इसमें आ जाती है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। इस कहानी में वासना और प्रेम में भेद को, मतलब वासना और प्रेम में भेद स्पष्ट किया गया है। यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः जाहिर करती है कि क्या स्थिति है तत्कालीन समय में समाज में स्त्री की स्थिति, वही यहाँ पर जाहिर करती है। चाहे पुराना समय हो, अब का समय हो, कोई भी समय हो, स्त्री स्वतः ही अगर देखा जाए तो अपने आप को न्यौछावर कर देती है और उसी को उसकी कमजोरी बनाकर उसके ऊपर थोप दिया जाता है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। इसमें देखा जाए तो 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। साथ ही साथ इसमें चित्रकूट का भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, ये भी याद रख लीजिएगा। जो रचना है इसमें भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। किसके माध्यम से? किरण के माध्यम से। गलत संगति का असर, ये आपको बता ही दिया है। प्रकृति की खूबसूरती और सौंदर्य का वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध जब किरण की मृत्यु हो जाती है तब। कानों में कंगना कहानी एक दुखांतक कहानी है इसमें, क्योंकि नायिका मर जाती है, तो ये दुखांतक कहानी है। पात्र अगर देखा जाए तो पात्र के माध्यम से भी आप कहानी समझ सकते हैं। किरण है कहानी की, ये नायिका है, और जो नायक है नरेंद्र इसकी पत्नी है, और जो है इसके यानी कि नरेंद्र के गुरु जो है योगेश्वर, उसकी पुत्री है, योगेश्वर की पुत्री। अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह अबला प्रवृत्ति की नायिका है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है कि जैसे आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा तब एक ही थी, यानी कि दोनों एक जैसी लग रही थी, एकदम चमक रही थी। नरेंद्र जो है कहानी का नायक है, यही कहानी इसमें लिख रहा है। योगेश्वर का शिष्य है, किरण का प्रेमी है और बाद में इसका पति बन जाता है। किरण से खूब प्रेम करता है, लेकिन बाद में एक किन्नरी पर आसक्त होकर अपना सब कुछ गवा देता है। इसी पर ये आधारित कहानी है। योगेश्वर जो है नरेंद्र के गुरु हैं, किरण के पिता हैं। ऋषिकेश में शिक्षण का कार्य करते हैं। इनका आश्रम भी ऋषिकेश में ही है। गौण पात्रों में भी देखें, क्योंकि आपको पता है परीक्षा में गौण पात्र भी पूछे जाने लगे हैं, तो जूही है, ये नरेंद्र के घर की नौकरानी है और किरण के ही घर पर ये रहती है, यानी कि वहीं पर रहती है, और नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाती है। कहानी की नारी सहायक पात्र है ये। किन्नरी जो है ये खलनायिका है, विलेन कह सकते हो। किन्नरी की मुलाकात जो नरेंद्र से होती है वो पार्टी में होती है। नरेंद्र इसके आकर्षण में वहीं पर पड़ता है, वहीं पर इस पर आकर्षित हो जाता है, और यह आकर्षण 5 महीने तक चलता है, और इसके ऊपर ही अपना सारी संपत्ति लुटा देता है किन्नरी पर ही नरेंद्र। मोहन जो है ये नरेंद्र का मित्र है, जो मुरादाबाद में रहता है। इसी की वजह से सारी कहानी एकदम घटित होती है। कहानी का सारांश देखें, क्योंकि कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा कहानी का सारांश भी देख लेते हैं कि कहानी में वास्तव में है क्या। कहानी के प्रारंभ में नरेंद्र किरण से पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है। उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना। नरेंद्र ने उसके कानों से कंगन उतार लिया और किरण के हाथों में पहना दिया। किरण के पिता योगेश्वर को उन दोनों के प्रेम संबंध ज्ञात हो जाते हैं। वह किरण तथा नरेंद्र का विवाह करवा देते हैं। विवाह के पश्चात नरेंद्र तथा किरण 1-2 साल मुरादाबाद में हंसी खुशी गुजारते हैं। एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है और वहाँ एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है। सारी समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है और उस पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने
गहने वहने सब बनाकर मतलब बहाने से बनाकर ले जाता है और उस किन्नरी को दे देता है। एक दिन नरेंद्र का यह रहस्य उसकी पत्नी किरण को ज्ञात हो जाता है। किरण दुख के अथाह सागर में डूब जाती है तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसती है। नरेंद्र तब तक किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका होता है तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे जो नरेंद्र ने ही उसके गुरु योगेश्वर को भेंट किए थे तथा जो उसके पहले यानी पहले दिन ही उसने अपने कानों में पहने थे। वही यानी कि प्रारंभिक बात यहाँ पर पूर्व दीप्ति शैली यहाँ पर देखने को मिलती है। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया और उसे बहुत आत्मग्लानि हुई, लेकिन उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा है। दुखांत तक ये कहानी बन जाती है। कहानी की स्थापना देख लेते हैं। इस कहानी का प्रारंभ किरण के कानों में कंगना पहनने से होती है। केंद्रीय पात्र एवं कथानक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य में वशीभूत हो, प्रेम से विमुख हो जाना और अंत में किरण के प्यार जो प्राण है त्यागने के समय वास्तविकता का उसे एहसास होने की कहानी है। यही मूल रूप से कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। ये जो कहानी है मैं शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली और वार्तालाप भी इसमें देखने को मिलता है। अलंकृत व क्लिष्ट भाषा थोड़ी सी इसमें देखने को मिलती है। ऋषिकेश के सुंदर वन में योगेश्वर कुटी बनाकर रहते हैं। नरेंद्र ने योगेश्वर से वहाँ पर धर्म ग्रंथ की शिक्षा ली है। नरेंद्र का जब अध्ययन पूरा हो जाता है तो वो 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन, सोने के कंगन आचार्य के पास ले जाता है, लेकिन योगेश्वर सब वापस कर देता है। लेकिन जो कंगन है किरण लेकर चली जाती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। स्थान आपको बताया था मुरादाबाद, ऋषिकेश और चित्रकूट है। नरेंद्र 2 साल मुरादाबाद में रहता है। एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है। सारी समस्या यहीं से होती है। वहाँ पर किन्नरी के सौंदर्य में लीन हो जाता है। नरेंद्र का किन्नरी के प्रति यह नशा लगभग 5 महीने तक चलता है। ये समस्या पूरी 5 महीने तक चलती है, लेकिन सारी यहीं पर कहानी का एकदम सर्वनाश हो जाता है, मतलब पूरा परिवार का। इस कहानी में ऋषिकेश के प्रकृति का अद्भुत वर्णन है। इसमें ऋषिकेश और मुरादाबाद का वर्णन है। तो आज की कहानी यहीं तक। बाकी जो विशेष उदाहरण हैं ये यहाँ पर हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।